तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए आईआरएमएस क्या था, उसके बाद क्या क्या हुआ? तो देखिए, जो आरएमएस की जो परिकल्पना की गई थी कि एक ही काडर होगा, लोग एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, वो आपने नीचे बंद कर दी। भर्ती अब अलग अलग होगी। तो जो नए नियम कानून बने हैं उसमें क्या सबसे बड़ी खूबी क्या है? आजकल के जो परीक्षार्थी हैं वो बड़े समझदार हैं और चारों तरफ से पता करके आते हैं। क्या जो अफसर हैं वो डायरेक्ट आते हैं, नीचे प्रमोशन से बढ़ने के चांसेस नहीं है रेलवे में? वो बेचारा ज़िंदगी भर उसने एक अरमान संजोए हैं कि मैं डीएम बनूंगा, देश का भला करूंगा, कुछ काम करूंगा। आपने एक टेलीफोन कॉल पर उसको छांट दिया। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इससे क्या लगता है कि रेलवे किस डायरेक्शन में जाएगा? नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम एक अलग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो एक समय था कि तरह तरह की बातें की जा रही थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। और ख़ास तौर पर जब वंदे भारत एक्सप्रेस जब आनी थी, उस समय यह जो गुटबंदी थी अलग अलग डिपार्टमेंट की, वो सामने आई थी, जिसको लेकर फिर फैसला लिया गया कि नहीं, इस तरीके की गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, उनमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लामबंदी थी। तो इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया कि आईआरएमएस यानी रेलवे की जो भर्ती होगी, जो अफसरों की भर्ती होगी, वो उसके लिए एक ही सर्विस होगी। तो आईआरएमएस लाया गया। फिर आईआरएमएस को कहीं ना कहीं जिस तरीके का रिस्पांस होना चाहिए था, उस तरीके का रिस्पांस नहीं रहा, तमाम तरीके की समस्याएं आई। अब एक और हम कह सकते हैं फैसला लिया गया है, एक और जो है राजपत्र जारी किया गया है। तो इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में शुभ्रांशु जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। शुभ्रांशु जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, जो मैं बता रहा था, हालांकि एक उसका लंबा इतिहास है कि कहा जाता है कि एक वक्त था जिसमें तरह तरह की गुटबंदी और लामबंदी की बात की जाने लगी और उसके बाद आईआरएमएस लाया गया। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए आईआरएमएस क्या था, उसके बाद क्या क्या हुआ? देखिए, ये जो डिपार्टमेंट की लड़ाई की बात रेलवे में होती है या बाहर के लोग समझते हैं, ये गलत है। लड़ाई डिपार्टमेंट में नहीं होती, लड़ाई काडर्स में होती है। तो एक बड़ी प्रसिद्ध लड़ाई है जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काडर्स के बीच में होती है। आप इससे यही समझिए कि जैसे जैसे कमर्शियल और ऑपरेटिंग दोनों डिपार्टमेंट एक ही काडर के द्वारा मैन किए जाते हैं, आईआरटीएस, उनमें तो कोई लड़ाई नहीं होती। सर, जरा थोड़ा सा डिटेलिंग में बताइए, रेलवे में आखिरकार कितने डिपार्टमेंट हैं, कैसे कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें, जरा उसको एलेबरेट कर रेलवे दीजिए। में देखिए 10-11 डिपार्टमेंट हैं, छोटे बड़े मिलाकर तो 13-14 हो जाएंगे, राजभाषा वगैरह मिला लें आप तो। लेकिन जो मेन लाइन डिपार्टमेंट हैं उसमें रेलवे ट्रैफिक, कमर्शियल, अकाउंट्स और पर्सनल डिपार्टमेंट हैं। ये सिविल सर्विसेज से यहाँ लोग आते हैं। और उसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो है, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम और स्टोर्स डिपार्टमेंट है, और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। 5 यहाँ पर हैं। तो इन दोनों की भर्ती अलग अलग होती थी। टेक्निकल सर्विस की भर्ती होती थी कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम से, और नॉन टेक्निकल सर्विस की भर्ती होती थी सिविल सर्विस एग्ज़ाम से, जिसमें IRAS, IRPS और IRTS के लोग आते थे, और टेक्निकल की और RPF के भी आते थे, लेकिन वो मेन लाइन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो ये जो भर्तियां होती थी सालों से, दशकों से होती आ रही थी और सुचारू रूप से हो रही थी। लड़ाई भर्ती होने के बाद शुरू होती है। जब लोग रेलवे में आते हैं तो देखते हैं कि हमारा भला किस में है, हमारा प्रमोशन किस में होगा, किस डिपार्टमेंट का बजट ज़्यादा है, किस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा काम है, अच्छा काम है। तो ये लेकर के काडर्स में लड़ाई होती है, उसको डिपार्टमेंट की लड़ाई कहा जाता है, गलत कहा जाता है। तो जो सबसे प्रसिद्ध लड़ाई, जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काडर्स के बीच में हुआ करती थी कि ये लोको कौन चलाएगा, ट्रेन सेट कौन चलाएगा, EMU कौन चलाएगा, DMU कौन चलाएगा, क्रू का कंट्रोल कौन करेगा। कुछ ऐसा हुआ कि इस लड़ाई का रूप इतना बड़ा हो गया और बाहर लोगों को पता चल गया, प्रधानमंत्री जी को तक कोई पता चल गया, कि लोग चिढ़ने लगे कि भाई रेलवे वाले लड़ते रहते हैं। रेलवे वाले नहीं लड़ते हैं, यही 2 डिपार्टमेंट लड़ते थे। बाकी डिपार्टमेंट में ऑपरेशनल लड़ाई कभी आजकल में कोई फेलियर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, होती थी, लेकिन सत्ता की लड़ाई या अस्तित्व की लड़ाई सिर्फ इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट में थी।
इसको लेकर के एक आदेश जारी हुआ कि सबको मर्ज कर दिया जाए, यानी सारे जो काडर, सारे काडर को, 8-9 काडर को मर्ज कर दिया, जो कि एक ओवरकिल था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये कब हुआ, मतलब? ये 2019 में एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू हुआ कि अब सारे काडर्स को मर्ज करके एक ही काडर में भर्ती होगी, जिसको IRMS बोला जाएगा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। इसकी बजाय सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काडर को मर्ज कर देते, दोनों के काम भी लगभग एक जैसे ही हैं, तो सारी लड़ाई ख़त्म हो गई होती। खैर, सरकार ने निर्णय लिया कि सबको मर्ज कर दें और सबको भर्ती के बाद फिर उनको ऑप्शन दिया जाए कि आप कहाँ काम करेंगे, या तो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से या जो उन्होंने परीक्षा में जो सब्जेक्ट लिए हैं उससे। तो तय हुआ कि सारी भर्तियाँ सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू ली जाएंगी। उसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल और सिग्नल वगैरह भी भर्ती होंगे। तो ये ऊहापोह कई साल तक चला, करीब 3 साल तक भर्ती बंद रही कि भर्ती होगी तो कैसे होगी, UPSC को हम क्या बोलेंगे। खैर, जब भर्ती हुई तो 3 साल के बाद बड़ा गैप भी हो गया काडर में, जूनियर लेवल्स पर अफसरों की बड़ी कमी हो गई। तो जब भर्ती हुई तो इस सर्विस की पॉपुलैरिटी अचानक बहुत घट गई। जो IRTS वगैरह, IRS वगैरह की सिविल सर्विसेज लिस्ट में रैंकिंग 350-400 तक होती थी, अब ये 900 तक पहुंच गए। मतलब लोग ऑप्ट ही नहीं करते थे। लोग टॉप नहीं करते, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है ना, वो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में इधर उधर पूछताछ करके समझ जाता है कि कौन सी नौकरी अच्छी है, कौन सी लो प्रायोरिटी है। तो इसकी जो ऑप्शन थे वो 900, 950 रैंक तक गए, और जितने लोग भर्ती हुए उन्होंने सबने ज्वाइन भी नहीं किया। तो पहले बैच में लगभग 120 की भर्ती हुई और 90 लोगों ने ज्वाइन किया, उसमें भी 30 लोग छोड़ के चले गए। 60 की ट्रेनिंग शुरू हुई, रेलवे स्टाफ कॉलेज बंद हो चुका है, तो ट्रेनिंग इनकी शुरू हुई इरिटम लखनऊ में। अब ये सब लड़के और सब लड़कियां जो भर्ती होकर आए थे, ये तो सोच के आए थे हम तो मैनेजर बनेंगे, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में आएंगे। तो उनको लगा कि अब किसी को मैकेनिकल में, किसी को इंजीनियरिंग में, किसी को पिट लाइन में, किसी को पुल के ऊपर, और किसी को सिग्नल ठीक करने खंबे के ऊपर चढ़ाया जाएगा। तब ये घबराए, मैंने हम तो मैनेजर बनने आए थे, ये तो हम नहीं तो करेंगे। मतलब इसमें जो लोग थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी थे, लेकिन वो सोच के आए थे कि मैनेजर बनेंगे। भाई IAS में भी इंजीनियर जाते हैं ना, वो तो इंजीनियरिंग नहीं करते, वो तो IAS का काम करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही इम्प्रेशन बना था लोगों को कि हम तो सब मैनेजर बनेंगे। जब हुआ कि हम तो नहीं जाएंगे, तो कई लड़के, काफ़ी सारे नए अधिकारी जो भर्ती हुए थे, वो कैट वैट चले गए, कोर्ट चले गए कि हम तो साहब मैनेजर ही बनेंगे। तो थोड़ा बहुत मुकदमेबाजी हुई, फिर रेलवे ने तय किया कि ठीक है भाई, इनको मैनेजर ही बना दिया जाए। अब मैनेजर बना देंगे तो इंजीनियर कहाँ से आएंगे। तो IRMS की भर्ती अगर ऐसी चली, 2 साल तक हुई भर्ती, तो अगर ऐसे चली तो फिर इंजीनियर कहाँ से आएंगे रेलवे में। तब ये शायद ये विचार किया गया कि भर्ती दोबारा वैसे ही की जाए जैसे पहले होती थी। अब चूंकि रेलवे इस बात के ऊपर कमिट हो चुके थे कि हमने पूरा सिस्टम बदल दिया है, गैजेट नोटिफिकेशन हो गया है, DOPT HEC का अप्रूवल लग गया है, अब इनको चाहिए था रेलवे प्रशासन को कि शालीनता से अपनी गलती मान लेते। तो कहते कि गलती होगी, गलतियाँ होती हैं, उसमें कोई मानने में नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर एक खिचड़ी जैसी बना दी कि उन्हीं सर्विसेज को, IRMS को कई नाम दे दिए, उपनाम, IRMS अकाउंट्स, IRMS मैकेनिकल, IRMS इलेक्ट्रिकल, IRMS SNT। तो हकीकत ये है कि सारा कुछ उल्टा रिवर्स हो चुका है। बस उनको अब 2 नामों से जाना जाएगा, IRMS इलेक्ट्रिकल, IRMS मैकेनिकल वगैरह वगैरह। मतलब वहीं जो होता था उसी तरीके से आ गए वापस। तो वो लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई, या कहें तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो गई कि फिर वहीं आ गए। अब इसका नोटिफिकेशन अभी हुआ है, 1-2 महीना पहले। अब देखें इसका इंडेंट UPSC को कैसे जाता है और कितने लोग आते हैं, कितनी पॉपुलैरिटी होती है सर्विस की। आजकल के जो परीक्षार्थी हैं वो बड़े समझदार हैं और चारों तरफ से पता करके आते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में खास करके वो सब मास्टर लोग बताते हैं कि ये नौकरी अच्छी है, ये ख़राब है, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ तकलीफ़ वाली नौकरी है, यहाँ आमदनी वाली नौकरी है। तो अब जो लोग आएंगे, अब देखते हैं अगली परीक्षा जब होगी साल 6 महीने में, तो क्या होगा।
सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो लोग आते थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू अब नहीं आएंगे, मतलब ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि देखिए यूपीएससी को एक इंडेंट भेजना पड़ता है, एक रिक्वेशन भेजना पड़ता है कि हमें साहब अगले साल 40 IRTS, 30 IRAS, 15 IRPS, 60 सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग, 50 मैकेनिकल ऐसे भेजेंगे। तो लिस्ट बना के भेजी जाती है कि आप ऐसे हिसाब से हमें भर्ती करके दे दीजिए। यूपीएससी तो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको तो मतलब नहीं आपकी पॉलिसी से, आप जो बोलेंगे वो कर देगा। तो इंडेंट यूपीएससी को अब जाता है या जाएगा तब स्पष्ट होगा कि भर्ती 2 परीक्षाओं से होगी या 1 से होगी या कब से होगी। तो ये अगले कुछ 1-2 महीने में स्पष्ट हो जाएगा। सर एक और सवाल इसी से बनता है कि अगर मान लिया 3 साल या जो भी ड्यूरेशन थी जिसमें इस तरीके की चीज़ें रही, तो उसका कहीं ना कहीं बैकलॉग होगा जो आगे जाके रेलवे की सर्विसेज को प्रभावित करेगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि क्या जो अफसर हैं वो डायरेक्ट आते हैं, नीचे प्रमोशन से बढ़ने के चांसेस नहीं है रेलवे में? देखिए बैकलॉग तो ऑलरेडी हो चुका है। 3 साल जो भर्ती नहीं हुई या जो हुई वो भी अधकचरी हुई, तो लोअर लेवल पर, जूनियर सीनियर स्केल पर जो कि काम करने वाले लेवल हैं, फील्ड में काम करने वाले लेवल हैं, वो उनमें बहुत बहुत क्राइसिस मची हुई है इस वक्त। अब वो कैसे भरेंगे बैकलॉग? तो भरने का कोई आसान तरीका नहीं है। अगर आपने एक बार बहुत सारी भर्ती कर ली बैकलॉग भरने के लिए तो इनका प्रमोशन स्लो हो जाएगा। अगर आपने 50 की जगह 100 ले लिए, 150 ले लिए क्योंकि 3 साल नहीं लिए थे, तो बेचारे 150 लोगों का प्रमोशन नहीं होगा। तो काडर का मतलब ये होता है कि एक करियर प्रोग्रेशन उसमें उसकी अश्योरेंस होता है और लोग समझते हैं कि हम ऐसे ऐसे प्रमोट होंगे। इसलिए इसका कोई अचानक सुधार भी नहीं किया जा सकता। जहाँ तक रही बात प्रमोशन के थ्रू आने की, तो जो केंद्र सरकार का नियम है कि किसी भी सर्विस में, ऑर्गेनाइज सर्विस में 50% तक प्रमोटिव ऑफिसर्स लिए जा सकते हैं। लेकिन उसमें यह मनाही है कि अगर पोस्ट डायरेक्ट ऑफिसर से नहीं भरी जाए तो आप उनको प्रमोटिव ऑफिसर से नहीं भर सकते, तो वैकेंसी तो रहेगी, मतलब जो खाली हैं वो खाली रहेंगे। तो सर अब इसका असर भी कहीं ना कहीं नज़र आता होगा रेलवे पे, कहीं नज़र आना शुरू हुआ? इन चीज़ों का असर बड़ा लॉन्ग टर्म होता है, खास करके सेफ्टी में और ऑपरेशंस में इसका असर बहुत जल्दी आता है, बहुत 2-3 साल में नज़र आने लगता है। और शायद नज़र आ भी रहा है क्योंकि सेफ्टी में अभी काफ़ी स्थिति अच्छी नहीं है, एक्सीडेंट हो ही रहे हैं। तो जो फील्ड मेंटेनेंस है, चाहे ट्रैक का हो या सिग्नल का हो या रोलिंग स्टॉक का हो, जिसमें ये यंग अफसर जाते थे, फील्ड में काम करते थे, धूप में काम करते थे, पिट लाइन के अंदर काम करते थे, ये संख्या की तो कमी हो ही गई है और इसका असर कई सालों तक रहेगा। अब दिक्कत ये है कि जो कॉज एंड इफेक्ट का जो लिंक है, ये इतना आसान नहीं होता है पिन पॉइंट करना कि इसी की वजह से समस्या हो रही है, लेकिन समस्या इसकी वजह से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है और होगी। तो समस्या है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हुई, जैसे अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें सीनियर अफसरों के प्रमोशन का तरीका, जिसमें चाहे वो GM हो या और भी जो पद हैं उनकी जो भर्ती का तरीका, रेलवे बोर्ड का किस तरीके से जो है लोग, वो नियम कानून बनाए गए और उसकी एक राजपत्र जारी हुआ। तो जो नए नियम कानून बने हैं उसमें क्या सबसे बड़ी खूबी क्या है अगर हम देखें? देखिए 2019 में पहला नियम बना जो कि पुराने सारे दशकों पुराने नियमों को तोड़ करके बनाया गया। अंग्रेज़ी में कहावत है, डोंट टेक डाउन अ फेंस, किसी बाड़ को तब तक न तोड़ो अनलेस यू नो द रीज़न इट वाज पुट अप। वो बाड़ क्यों लगाई गई थी पता तो करें फिर तोड़ें, नहीं तो पता नहीं उसमें जानवर घुस जाए, क्या हो जाए। तो ये जो समाधान सोचा गया था 2019 में कि सबको मर्ज कर दें, ये अधकचरा समाधान था और स्पष्ट है कि 4-5 सालों के अंदर इसको रिवर्स किया गया है। तो देखिए जो IRMS की जो परिकल्पना की गई थी कि एक ही काडर होगा, लोग एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, वो आपने नीचे बंद कर दी, भर्ती अब अलग अलग होगी। तो IRMS तो ख़त्म हो गया नीचे भर्ती लेवल पर। टॉप लेवल पर आपने कहा था कि जनरल मैनेजर और रेलवे बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन ये भी IRMS में हुआ करेंगे, वो भी आपने रिवर्स कर दिया। अब बोर्ड के मेंबर डिपार्टमेंट वाइज बनेंगे, ओरिजिनल कार्डर के हिसाब से बनेगा। जो IRSME का था वो MTRS बनेगा या IRSE का बनेगा, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, या IRAS का अफसर मेंबर फाइनेंस बनेगा। तो आपने ऊपर भी IRMS को तोड़ दिया, नीचे भी तोड़ दिया, तो बचा क्या?
सिर्फ जनरल मैनेजर। तो सिर्फ जनरल मैनेजर के लिए क्या आप एक नई सर्विस क्रिएट कर रहे हैं आईआरएमएस की? जनरल मैनेजर की पोस्ट तो वैसे पहले भी एक्स कार्डर हुआ करती थी, और जनरल मैनेजर को किसी डिपार्टमेंट का नहीं माना जाता था। तो सिर्फ इसके लिए क्या आप एक नई सर्विस क्रिएट करेंगे आईआरएमएस? इसकी ज़रूरत नहीं थी। पूरा सिस्टम पहले की तरह कर दिया जाता, प्री 2019 जैसे होता था वैसे होता रहेगा, तो कोई समस्या नहीं थी और लोग खुश होते। जो प्रक्रिया बनाई गई है प्रमोशन की 2019 वाली, और उसमें काफ़ी कुछ अभी भी मौजूद है, उसे अफसरों में अधिकारियों में जो कि एक एम्बिशन, एक अपनी जीवन की परिकल्पना लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें बड़ा संतोष है कि काफ़ी आर्बिट्रेरी मनमानापन हो गया प्रमोशन में। तो वो जो नए नियम बने उसमें भी है। मतलब मनमानापन जब आप बोलते हैं तो इसमें जरा समझाइए क्या किस तरीके से बदलाव हुए हैं, और अब जो आप बात कह रहे हैं वो क्या है, मनमानापन कैसे है? देखिए, किसी भी दूसरी सर्विस में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस, सीपीडब्ल्यूडी, जो भी सर्विसेज हैं, उनमें प्रमोशन का तरीका स्टैंडर्ड है कि आपकी पिछले कुछ सालों की एनुअल रिपोर्ट देखी जाएगी, एपीआर बोलते हैं, आपका विजिलेंस क्लियरेंस लिया जाएगा, और एक कमेटी बनेगी जिसको बोलते हैं डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। वो आपका रिकॉर्ड और आपके विजिलेंस क्लियरेंस और सीबीआई वगैरह क्लियरेंस देख करके सीनियर प्रमोशन पोस्ट के लिए आपको रिकमेंड करेंगे। ये हर सर्विस में होता था और अभी भी हो रहा है। सिर्फ रेलवे में ये नियम बनाया गया कि लोग इन पोस्ट के लिए, जीएम और मेंबर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा कहीं नहीं होता। अब होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि हम 25 जीएम्स का पैनल बनाएंगे। देखिए 29 जीएम की पोस्ट है, साल में शायद 25-30 पोस्टिंग होती होगी, तो मान लीजिए 100 लोग अप्लाई करते हैं। तो पहले जो प्रक्रिया थी कि आप उनकी सीआर देख लें, एप्लीकेशन, आप भी 100 लोगों को कंसिडर करते ही थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, नीचे जाते थे आप, और उनकी सीआर देख लें और उनके विजिलेंस क्लियरेंस वगैरह देख लें, और जनरल रेपुटेशन पता ही थी। तो सब कुछ रिकॉर्ड पे होता था, कागज़ पे जो जानकारी थी उस पर डिसीजन होता था। अब मनमानापन ये हो गया है कि इसमें एक, पहले तो शुरू किया था पिछली बार, एक इमोशनल क्वोशेंट का टेस्ट होता था, ऑनलाइन टेस्ट। इमोशनल क्वोशेंट का टेस्ट भर्ती के दौर पे होता है, नए लड़कों की भर्ती में, सीनियर लेवल के प्रमोशन में नहीं होता है। सर, ये इमोशनल क्वोशेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, होता क्या है? इमोशनल क्वोशेंट का टेस्ट इसलिए होता है कि देखने के लिए कि ये आदमी कठिन परिस्थितियों में, कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थितियों में या आपात की परिस्थितियों में अपने आप को कैसे होल्ड करता है, और कितना परेशान होता है, कितना दृढ़ता से काम कर सकता है। तो ये इसके मापदंड हैं, सेमी साइंटिफिक हैं, हाँ, बहुत साइंटिफिक तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मानवीय व्यवहार पर निर्भर है। तो कहा गया कि सब लोग ईक्यू टेस्ट देंगे ऑनलाइन। तो एक कंपनी को आर्बिट्रेरली, कैनेडियन कंपनी थी, उसका सारा रिकॉर्ड कनाडा चला गया अफसरों का। मतलब बाहर की कंपनी को हायर किया गया कि एक इमोशनल क्वोशेंट वाला जो टेस्ट करें, है 150 लोगों का, 135-40 लोगों का। अच्छा। तो एक तो सीनियर अफसरों का डेटा आप बाहर नहीं भेज सकते। जब सरकार डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रही है तो रेलवे मंत्रालय ने कैसे इतने सीनियर अधिकारियों का डेटा बाहर भेज दिया? और कैसे अफसर बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये तो बहुत सीक्रेट बात होनी चाहिए। क्या आर्मी में ऐसा करेंगे आप? क्या आर्मी के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्टिंग का डेटा आप कनाडा भेज देंगे? क्या आईएएस जो कंपनी थी तो उसका डेटा, मतलब बाहर की कंपनी थी, यहाँ कोई लेना देना उस उसका कंपनी का सर्वर कनाडा में था। कनाडा में सर्वर था। तो मैंने जब लिख के पूछा सरकार से, जब मैं भी इस प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ पहले बार, कि ये कनाडा में कैसे चला गया, आपने कैनेडियन कंपनी को कैसे दे दिया? तो घबरा गए लोग। तो अगली बार से शायद उन्होंने बदला, पता नहीं, अगली बार तो मैंने दिया ही नहीं परीक्षा। तो इस कंपनी को सिंगल टेंडर पर अपॉइंट किया गया था, जो कि गलत है। सिंगल टेंडर पर क्यों? भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां जो दूसरे देशों में काम कर रही हैं उनको ले लेते। लेकिन आपने क्यों एक कैनेडियन सर्वर वाली कंपनी को चुना? ये गलत था। तो इमोशनल क्वोशेंट की जो परीक्षा थी ये थोड़ी आर्बिट्रेरी होती है और नॉर्मली एंट्री लेवल पर होती है। जिस आदमी ने 30-35 साल की नौकरी कर ली, उसका इमोशनल क्वोशेंट आप क्या चेक कर रहे हैं? उसका चेक तो हो चुका ना, वो तो उसके एवेल्युएशन में सब दिखता है, उसके एपीआर में और उसके
रिपोर्ट्स में, उसके क्लियरेंस, विजिलेंस क्लियरेंस में। तो ये एक प्रक्रिया थी जो कि मनमानापन ला रही थी। इसको नए वाले नियम में हटा दिया गया है। यानी अब इमोशनल क्वोशेंट वाला परीक्षण नहीं होगी। नहीं होगा। वो कितने साल चला हम तो? ये 4 साल करीब चला। 4 साल चला और वही कंपनी वो करती रही? नहीं, बाद में उन्होंने कंपनी बदल दी। अच्छा, कंपनी बदल दी। ये प्रक्रिया ही गलत थी और मेरे ख्याल से खतरनाक थी। खतरनाक क्योंकि सीनियर अफसरों का डेटा अगर आप बाहर भेज देंगे तो कुछ भी कर सकता है कोई। मतलब पूरा प्रोफाइल, भाई जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड बन रहा है उसका प्रोफाइल किसी दूसरे विदेशी को क्यों पता होना चाहिए? वो कब घबराता है, कब परेशान होता है, कब पसीना आता है उसको, ये क्यों आना चाहिए? तो खैर ये हट गया। लेकिन 360 डिग्री इवैल्यूएशन होता है कि आप पूछते हैं लोगों से, कि कलीग से, सबऑर्डिनेट से, कॉन्ट्रैक्टर से, सप्लायर से। ये भी एक जानी हुई प्रक्रिया है, इसमें कोई गलत काम नहीं। प्राइवेट सेक्टर में होता है, IAS वगैरह में भी होता है 360 डिग्री की परीक्षा की टेस्टिंग, इवैल्यूएशन। तो देखिए IAS IPS में जब एम्पैनलमेंट होता है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए या एडिशनल सेक्रेटरी के लिए, तो पूछताछ होती है कि कैसा अफसर है, इंटीग्रिटी कैसी है, ईमानदार है कि नहीं, टीम वर्क कर सकता है कि नहीं, कठिनाइयों को झेल सकता है कि नहीं। 5-7 क्राइटेरिया है। तो वहाँ पर सिर्फ पोस्टिंग के लिए होती है कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के IAS अफसर को जॉइंट सेक्रेटरी बनना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो उसकी 360 डिग्री इवैल्यूएशन करना। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा का काम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन रेलवे में 360 डिग्री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया, जिसको कि मल्टी सोर्स फीडबैक का नाम दिया गया, MSF, वो प्रमोशन के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। अच्छा, यानी प्रमोशन होगा तो 360। हाँ। तो अब जिस अफसर का APR बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग है, सालों साल का, उसकी CVC और CBI क्लियरेंस हो चुकी है। क्या कोई टेलीफोन पर पूछ लेगा कि अफसर चोर है कि ईमानदार है? कोई बोलेगा चोर है तो आप उसको छांट देंगे? तो CVC क्यों बैठा है, CBI क्यों बैठा है? बोलेगा कि ये टीम प्लेयर है कि नहीं? बोलेगा नहीं, आप झगड़ा करते हैं। ऐसे कोई कैसे कर सकता है झगड़ा करते हैं? उसकी CR में तो लिखा है झगड़ा करता है कि नहीं करता है। CR में एक कॉलम होते हैं कि टीम प्लेयर है कि नहीं है। और एक अफसर जो 33-34 साल की नौकरी करता है, हर साल उसकी CR 3 लेवल पर लिखी जाती है: रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, 3 लेवल पर। 34 साल में उस अफसर की 100 बार CR लिखी जा चुकी है, 100 टाइम्स। क्या उसके ऊपर एक टेलीफोन कॉल है 360 डिग्री इवैल्यूएशन, और आपने छांट दिया इसके ऊपर किसी को? वो बेचारा ज़िंदगी भर उसने एक अरमान संजोए हैं कि मैं GM बनूंगा, देश का भला करूंगा, कुछ काम करूंगा। आपने एक टेलीफोन कॉल पर उसको छांट दिया। ये आर्बिट्रेरियसनेस अभी भी है। मतलब 360 अभी भी है। उसकी जो कमेटी बनाई जाएगी, उसमें लिखा है कि कमेटी में GM रहेंगे, रिटायर्ड GM, रिटायर्ड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, रिटायर्ड प्रिंसिपल HOD। तो प्रिंसिपल HOD तो कभी GM बना ही नहीं, वो क्यों GM के लिए 360 डिग्री फीडबैक ले रहा है? तो इसमें ये सब अनियमितताएं हैं। ये नहीं लिखा है रूल में कि कितने कमेटी मेंबर होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 3 होंगे। कितने लोगों से पूछेंगे, लिखा है कितने लोगों से पूछेंगे, 7 लोगों से या 5 लोगों से पूछने का है। तो क्या हर मेंबर 3 लोगों से, 7 लोगों से पूछेगा, या तीनों मिलकर 7 लोगों से पूछेंगे? ये कहीं लिखा है। तो इसमें काफ़ी मनमानापन अभी भी है। मतलब गुंजाइश है कि आप अपने हिसाब से। हाँ। जैसे मैं आपको बताऊं, जो पहली बार जो IRMS का सिलेक्शन हुआ, उसमें 135 लोगों ने अप्लाई किया था। मैं भी उस प्रक्रिया से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे उसकी डिटेल पता है। 135 में से शुरू से 122 लोगों को, 1 नंबर से लेकर 122वें नंबर तक सबको छांट दिया गया, जबकि सबकी APR ठीक थी। मतलब 1 से लेके 122 तक सबको एक सिरे से छांट दिया गया। अच्छा, सिर्फ 360 डिग्री की वजह से। और नीचे के 12-13 लोग बचे, उनमें 6 लोगों, 7 लोगों को GM एम्पैनल कर दिया गया। तो ये तो मनमानापन ही कहा जाएगा ना। मतलब पूरी लिस्ट 1 से लेकर 122 तक 360 में छट गए। और उसके बाद वाले जो है एक साथ अपना आ गए। स्पष्ट है कि आप नीचे वालों को फेवर करना चाहते थे। जब ऊपर वाले बन जाएंगे तो नीचे वाले नहीं बन पाएंगे। और ये लिस्ट किस आधार पर जैसे बनाई जाती है? जैसे मान लिया लिस्ट तैयार हो रही तो उसमें क्या सीनियरिटी, क्या बेसिस होता है? 135 लोगों ने अप्लाई किया तो लिस्ट बन गई 135 की। अच्छा, तो उस लिस्ट में जो पहले नंबर पर कौन होगा, दूसरे, ये कैसे तय होता है? वो तो सीनियरिटी से तय होता है। सीनियरिटी से होता है।
तो मतलब जो सीनियर लोग थे 1 से लेकर 122 तक, यानी जो सीनियरिटी में थे वो बाहर हो गए। उसमें 1 नंबर पर मैं था। अच्छा, 1 नंबर पर आप हाँ, थे। मैं था, हाँ। मतलब 1 से लेकर 122 तक, जो हाँ। सीनियर लोग थे उनको बाहर कर दिया बाहर गया। कर दिया गया। उसके बाद वाले लोगों में 122 के बाद वाले यानी 123 से लेकर 135 बता रहे हैं ना, 135, हाँ। तो उनमें जो लोग थे उनमें से 6 को लिया 6 गया। को लिया गया। अब इससे बड़ा मनमानापन कहाँ हो सकता है बताइए? स्टैटिस्टिक्स जिसने पढ़ा हो वो बताएगा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, आदमी की ऊंचाई, लंबाई, ईमानदारी, कार्यदक्षता, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ना भाई। ऐसा तो नहीं कि 101 से 122 तक सब लोग चोर हैं या निकम्मे हैं या नालायक हैं, ऐसा तो नहीं हो नहीं, सकता ना। ये किस साल में हुआ? ये 2019 पहला जो पैनल बना तो 2019 सबसे के पहले बाद। वाला? हाँ। अच्छा, उसमें इस तरीके से हुआ। उसके बाद भी ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें तो मैं इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने इसकी तो हो सकता है जो सीनियर लोग हों 360 गड़बड़ हो उनका। 122 का और 123वें का ठीक था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस पर किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया? मैंने खड़ा किया, क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। मैं तो DOPT भी गया, तो DOPT ने कहा कि भाई आपकी मिनिस्टर ने जो किया हम उसमें क्या दखल, क्यों दखल दें। अच्छा, और किसी ने उठाया सवाल इस पे? पता नहीं और किसी ने उठाया नहीं, मैंने तो उठाया, आपने उठाया? और कई लेवल पर उठाया। लेकिन अगर सरकार या सरकारी अधिकारी सोच लें कि मनमानापन करना ही है, तो एक अकेला आदमी उससे कहाँ तक लड़ेगा, या 122 अकेले आदमी कहाँ तक लड़ेंगे? सरकार तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकती है, इसमें करोड़ों का खर्चा है। सरकार के पास तो पैसे की कमी नहीं है, आदमी के पास तो कमी होती है। तो लोग थकार का, कई लोग तो लड़ाई लड़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं, कुछ लड़ते हैं फिर आधे रास्ते छोड़ देते हैं, तो मैंने आधे रास्ते छोड़ दी। तो ये जो आपने बात कही बड़ी गंभीर बात है, लेकिन इसमें अब हम थोड़ा सा इस समय के मुद्दे पे आ जाएं सीधे सीधे। जैसे ये कह रहे हैं कि लेवल 17 पोस्ट जो है रेलवे बोर्ड में जो है वो चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड, मेंबर फिनांस, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑपरेशंस बिजनेस डेवलपमेंट, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज, डायरेक्टर जनरल सेफ्टी, ये 7 हैं पोस्टें। तो इनका जो है किस तरीके से अपॉइंटमेंट है? जैसे इन्होंने जो लिखा हुआ है कि CRB एंड CEO, मतलब दोनों एक ही, यानी पोस्ट का नाम अलग अलग है लेकिन आदमी एक ही है। नहीं, एक ही पोस्ट है, CRB एंड CEO एक ही लेकिन पोस्ट है। ये मुझे नहीं समझ में आया, एक तरफ CRB बोल रहे हैं, CEO बोल रहे हैं, ये नहीं, इसको जरा समझाइए, ये क्या है? पोस्ट तो CRB की ही हुआ करती थी, अब उसको बाद में लोगों ने कहा कि उसको CEO भी बोलना चाहिए, तो पोस्ट बन गई CRB एंड CEO। मेरी दृष्टि में ये थोड़ा छोटा कदम था, क्योंकि CRB बहुत बड़ा पोस्ट होता है, CEO तो हर एक कंपनी में 10 CEO होते हैं। चेयरमैन रेलवे बोर्ड एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी इज्जत का नाम था, वही रखना चाहिए था, लेकिन खैर सरकार ने ऐसा सोचा तो ठीक ही सोचा होगा, CEO बनाना है। चलिए, CEO हो गया। फिर ये लिखा हुआ है ऑल ऑफिसर्स वर्किंग इन L17 शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड CEO। करेक्ट। तो पहले होता था कि जनरल मैनेजर से भी सीधा चेयरमैन बन जाया करते थे, जिनके 2 साल की सर्विस बची हो, ऐसा कुछ होता था, नियम था। अब है कि नहीं, सिर्फ वही लोग चेयरमैन रेलवे बोर्ड बन सकते हैं जो कि ऑलरेडी या तो मेंबर हैं या DG हैं नीचे वाले में। अच्छा, मेंबर या DG उन्हीं में से बनेगा? उन्हीं में से बनेगा, अब जो कि लेवल 17 पोस्ट ऑफिसर होते हैं। यानी ये कब से हुआ? मतलब ये जो अभी जो नियम अब जो हुआ है, मतलब मेंबर होना चाहिए या DG होना चाहिए, DG होना चाहिए, दोनों मतलब level GM का कंसीडर नहीं GM करेंगे? नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ, ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव है, मतलब एक बड़ा बदलाव है। हाँ। तो इसमें किस तरीके से सिलेक्ट होगा वो तो आदमी? आप देखिए, इसमें अब जो 6 मेंबर और DG लोग हैं, पहले तो देखिए ये सारे मेंबर और DG एक्स कार्डर हो गए थे, मतलब IRMS हो गए थे। अब फिर झगड़ा हुआ ऊपर की पोस्टिंग को लेकर के कुछ कार्डर्स में, तो हुआ कि नहीं, ट्रैफिक का मेंबर अलग होगा, अकाउंट्स का अलग होगा, पर्सनल का DG अलग होगा, बाकी सबको मिला के 2-3 पोस्ट और दे दिए गए। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो वितरण हुआ है पोस्टों का, इसमें भी टेक्निकल सर्विसेज के साथ अन्याय हुआ है। आप देखेंगे IRSME, IRSE और IRSS, इन तीनों को मिला करके एक मेंबर होगा। फिर अच्छा। IRSE और IRSSE, मतलब सिविल इंजीनियर और SNT इंजीनियर मिला करके सिग्नल एक मेंबर होगा। तो टेक्निकल सर्विसेज का प्रमोशन का रास्ता थोड़ा कठिन हो गया है। बहरहाल उसको छोड़ दें, जब आप ये लोग मेंबर बन जाएंगे तो इनमें से कोई एक चेयरमैन बनेगा। मतलब ये जो 6 लोग हैं
इन्हीं में से एक इन्हीं में आदमी सिस्टम बनेगा। हाँ। उसको बनाने के लिए जो डीपीसी होगी, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होगी, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे जो कि उचित है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड होंगे और एक और कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होगा। सर ये जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड एग्जिस्टिंग होगा वही रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये 6 लोग और प्लस कैबिनेट सेक्रेटरी और चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ये सारे उसमें मेंबर होंगे? नहीं, छः नहीं। इन 6 के नियुक्ति के लिए, अच्छा, इन 6 की नियुक्ति के लिए कि जो कमेटी बनेगी, हाँ हाँ, उसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड, कैबिनेट सेक्रेटरी और एक कोई सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, वो 3 लोग मिलके इन 6 का सिलेक्शन 6 में से, इन 6 में से एक को चेयरमैन रेलवे बोर्ड अच्छा, बनाएंगे। चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। और इनका सिलेक्शन कैसे होगा, मेंबर्स कैसे आएंगे? इनका सिलेक्शन भी ऐसे ही होगा। इनका सिलेक्शन जो होगा उसमें भी कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी डीओपीटी होंगे और चेयरमैन रेलवे बोर्ड होंगे। तो सर इनके लिए क्या क्या देखा जाएगा? इनके लिए देखा जाएगा कि आप जीएम में आपने कम से कम 1 साल काम किया हो और कम से कम 1 साल की नौकरी आपकी बची हो, तब आप लेवल 16 में जा सकते हैं। मतलब तब आप लेवल 17 मतलब मेंबर या डीजी बन सकते हैं। और जब एक बार बन गए, आपकी 1 साल की सर्विस और बची है, तब आप चेयरमैन भी बन सकते हैं थोड़े दिन वहाँ रहने के बाद। और इनका भी वही 360 और वो सब? नहीं, इनके लिए 360 की व्यवस्था नहीं है। इनके लिए नहीं? 360 तो मेरा अनुमान है कि वो पहले हो चुका ना, जीएम बनने के पहले। तो 360 से पास हो गए, तो अभी 360 नहीं होगा। तो ये तो हो गया मेंबर और चेयरमैन रेलवे बोर्ड। अब हम आ जाते हैं अगले पे। अगला क्या है सर? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर, हाँ। यानी L16 पोस्ट जो है, जैसे जनरल मैनेजर जोनल रेलवेज, मेट्रो रेलवे को इंक्लूड किया हुआ, तो 18 करीब नंबर्स हैं इसके। जनरल मैनेजर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, एक इस तरीके से 29 लोग हैं। जनरल मैनेजर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन। जनरल मैनेजर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी। फिर जनरल मैनेजर रेल व्हील फैक्ट्री, बेंगलुरु। और जनरल मैनेजर कंस्ट्रक्शन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, गुवाहाटी। फिर है जनरल मैनेजर मॉडर्न कोच फैक्ट्री यानी MCF, रायबरेली। जनरल मैनेजर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रयागराज। फिर जनरल मैनेजर रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला। डायरेक्टर जनरल रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड, RDSO की यहाँ बात हो रही है, लखनऊ की। एडिशनल मेंबर भी प्लानिंग एंड, वो भी जीएम लेवल पोस्ट है। अच्छा, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, ये भी GM लेवल पोस्ट है। तो ये 29 लोगों की जो वो होगा, मतलब एक तरीके से हम कहें भर्ती या बनाया जाना, वो क्या उसका तरीका होगा? इसमें वही लोग कंसिडर किए जाएंगे लेवल 15 के, जो कि प्रिंसिपल HOD होंगे, जिनकी 2 साल की सर्विस बची है। ऑन द डे दीज पोस्ट बिकम वेकेंट, अगर मान लीजिए 29 पोस्ट हैं तो 1 जनवरी को पोस्ट खाली हो रही है, तो जो अफसर की 1 जनवरी 2027 को या 26 को 2 साल बचेंगे। अच्छा, उसी को कंसीडर किया जाएगा। हाँ। पहले क्या था सर? पहले भी नियम यही था। फिर वो जो बीच में जो 2019 का नियम बने, उसमें तो लोग 2-2 दिन के लिए बनते थे। अच्छा, ऐसा भी हुआ? 3-3 महीने के लिए बनते थे। मैं एक AM प्लानिंग को जानता हूँ जो 1 दिन के लिए बने थे। सिर्फ 1 दिन के लिए? हाँ, वो भी शुक्रवार को बने थे, फ्राइडे नहीं, शनिवार को बने थे और रविवार को रिटायर हो गया, ऐसा कुछ था। तो अब उस तरीके की स्थितियाँ नहीं आएंगी? मतलब एक नहीं आनी चाहिए अब ऐसी स्थिति। और इसके अलावा और इसमें GM और इस लेवल के लोगों के लिए क्या तरीका क्या है, किस तरीके से भर्ती की जाएगी, यानी तो किस तरीके से बनाया जाएगा? यही असली खेल और मनमानापन यहीं पर है। अच्छा, कि जब आप 29 लोगों पोस्ट के लिए पैनल बनाएंगे, तो कम से कम 30 लोगों का, 35-40 लोगों का पैनल बनेगा, जो कि 1 साल तक वैलिड रहेगा। जो रिटायर होंगे या जो कोई हादसा हो गया तो भरी जाएंगी। तो कम से कम 100 लोगों का एप्लीकेशन कॉल करेंगे। अब 100 लोगों का एप्लीकेशन जब कॉल करेंगे, तो ये जो कमेटी बनेगी ना, एक इवैल्यूएशन कमेटी बनेगी, एक्सपर्ट कमेटी का नाम दिया गया उसको, एक्सपर्ट पैनल। ये एक नई चीज़ जो सिर्फ रेलवे में है। एक्सपर्ट पैनल, उसमें कौन कौन होंगे? उसमें वही रिटायर्ड चेयरमैन, रिटायर्ड जनरल मैनेजर, रिटायर्ड PHOD और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब तो पहले तो बड़ा ओपनली होता था, बिल्कुल गुप्त रूप से होता है, पता नहीं चलता कि कौन है। अच्छा, मालूम ही नहीं चलता कौन है। तो खैर वो लोग दूसरे किसी को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई अफसर कैसा है काम में। तो फीडबैक तो अब देखिए, किसी अफसर को जो 33-34 साल नौकरी की है उसने, उसकी CR 3 लेवल पर लिखी जाती है हर अफसर की। तो 33 सालों में उसकी CR 100 बार लिखी जा चुकी है। और उसका CBI विजिलेंस क्लियरेंस सब होता है, उसके बाद ही पोस्टिंग होती है।
तो जिस अफसर को 33-34 साल तक 100 बार इवेल्यूट किया जा चुका है, क्या उसको एक फ़ोन कॉल के ऊपर इवेल्यूट करेंगे? तो ये जो प्रक्रिया है एक्सपर्ट पैनल की, जो 360 डिग्री का भी काम करेंगे, यही मनमानापन है। दूसरा है कि हर अफसर को कहा गया है, एप्लीकेंट को, लेवल 16 के GM बनने के एप्लीकेंट को, कि आप 21 निबंध लिखेंगे। 21 निबंध कि आपने क्या ज़िंदगी में क्या क्या 5 बड़े काम किए, 3 बड़े काम क्या करेंगे, क्या आपके समस्याएं आई। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, टॉप 5 चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस्ड बाय द ऑफिसर, डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉप 5 कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ टाइम, टॉप 5 सिचुएशंस ऑफ इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग एज अ टीम मेंबर, टॉप 3 सिचुएशंस ऑफ इफेक्टिवली लीडिंग टीम्स, टॉप 3 सिस्टम चेंजेस डन बाय द ऑफिसर इन इंटायर करियर। मतलब ये 21 हैं टोटल। 21 निबंध हर अफसर लिखेगा कम से तो कम। अब तो इसमें तो चैट GPT और ये सब खूब इस्तेमाल होगा कि कैसे करेंगे? हम जैसे भी करें, एक दूसरे की नकल भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या लोग किसी को दे देते होंगे कि भैया आप बना दें, दो? पुराने किसी अपने स्मार्ट अफसर को बोलेंगे, भैया तो लिख दे मेरे लिए, जैसे भी लिखे, माली लिख दिया। कितना बड़ा लिखते हैं? मतलब आपने तो लिखा है। मैंने भी लिखा, करीब 1-1.5 पेज का एक निबंध बनता है। अच्छा, एक निबंध 1-1.5 पेज का? कम से कम, उससे कम क्या लिखेंगे? जिंदगी में कुछ तो किया होगा। तो 21 जो है ये एक आदमी लिखेगा। हाँ, तो 100, मान लीजिए 100 एप्लीकेंट हैं, 100 प्रार्थी हैं, तो 21 निबंध हो गए। 2100 निबंध। उसी प्रकार 100 प्रार्थियों के 100 बार इवैल्यूएशन हो गया CR का 33 सालों में, तो 10,000 इवैल्यूएशन हो गए। तो ये 10,000 CR के इवैल्यूएशंस और 2100 निबंध, ये एक्सपर्ट पैनल से उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ेगा। तो उसमें होते नंबर कितना होता है एक्सपर्ट पैनल में आमतौर पर? मोटा मोटा ये कहीं नहीं लिखा है, लिखा नहीं है। हाँ, कि एक्सपर्ट पैनल में कितने कमेटी में 3 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। अच्छा, देखिए, हर आदमी अलग अलग इवेल्युएट करेगा निबंध को, तो अलग अलग नंबर देगा ना। एक सब्जेक्ट की, एक क्लास के सब्जेक्ट की कॉपी तो एक ही टीचर को दी जाती है ना इवेल्युएट करने के लिए, अलग टीचर को नहीं जाती ना, तो अलग अलग नंबर देंगे वो लोग। सबका स्टैंडर्ड अलग होता है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि, क्या ऐसी उम्मीद की जाती है कि 2100 निबंध ये 2-3 लोगों की कमेटी पढ़ ले और उस पर एक निष्पक्ष राय बना ले कि ये अफसर नालायक निकलने वाला है या नालायक था, झूठ बोल रहा है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, जो उसने निबंध में लिख दिया उसको चेक भी तो करना पड़ेगा। चेक, मान लीजिए चेक नहीं भी करें, पढ़ ही लें। नहीं, मान लिया पढ़ लिया, उसने कहा साहब हमने तो ये बना दिया, वो बना दिया। चेक करने का तो समय किसी के पास नहीं है। तो चेक मतलब निबंध पढ़ के डिसीजन लेना है। नहीं, इतना ही नहीं। हाँ। अब जो CR लिखी गई 100 बार, उसमें ऐसा है कि इस कमेटी से, ये एक्सपर्ट पैनल से उम्मीद की जाती है कि वो चेक करें कि इनकी CR क्या बहुत लीनियंट तरीके से लिखी गई, ढीले ढाले तरीके से, या बहुत सख्त तरीके से लिखी गई। अच्छा, ये भी चेक करना। अब ये 15 साल पहले CR किसी अफसर की खराब है या अच्छी है, तो आज की कमेटी कैसे तय करेगी कि सख्त है कि लीनियंट था? वो अफसर जो उसका बॉस था वो तो मर गया, या कहीं चला गया, कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता है। ये भी वो कमेटी तय करेगी कि ये अफसर किसी ढीले ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, किसी सख्त ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। जहाँ CR सख्त लिखी जाती थी, ये ढीले लिखे, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बड़ी आराम से CR लिखी जाती है और सदर्न रेलवे में बड़ी सख्त लिखी जाती है। ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं बना है ना। तो इस कमेटी से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये CRs को नॉर्मलाइज करें? सर, इसमें जो कमेटी दी हुई है, सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग चेयरमैन एंड CEO, रेलवे बोर्ड तो होंगे ही होंगे, सेक्रेटरी, DOPT एंड 1 नॉन रेलवे ऑफिसर लाइक सेक्रेटरी DP, IIT और सेक्रेटरी MORTH और CEO नीति आयोग टू बी नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ रेलवे विल मेक, मतलब 3 लोगों की एक तरीके से हो गई है। ठीक है सर। तो ये जो 3 लोग हैं, फॉलोइंग इनपुट्स, ये एक्सपर्ट पैनल नहीं, ये एक्सपर्ट पैनल नहीं है। ये क्या सिलेक्शन कमेटी? ये DPC है। ये DPC इसमें भी रहेगी? DPC तो हर प्रमोशन में होती है। मतलब ये लोग रहेंगे और एक्सपर्ट पैनल का जो 2100 निबंध पढ़ने और एक 10,000 CR पढ़ने के बाद जो इनपुट होगा, जो मतलब जो उनका अमृत निकालेंगे, जो अमृत निकालेंगे, हाँ। उस अमृत का ये लोग पान करेंगे और ये लोग उसको देखेंगे कि एक्सपर्ट पैनल ने जो बनाया है उसके ऊपर ही DPC, मतलब वो समुद्र मंथन करेंगे। हाँ। उससे जहर और जो भी निकलेगा, विष और उसको लोग अलग अलग करेंगे और वो इनके सामने रखेंगे साहब, ये है। अब वो फिर डिसाइड होगा।
मतलब इन्होंने कह दिया कि साहब ये लोग हैं हमारे हिसाब से फिट। तो क्या लास्ट मोमेंट में भी बदलाव होते हैं उसमें? नहीं, उसमें आ रहा हूँ अभी, वो भी एक अलग मनमानापन है। तो पहले जो प्रक्रिया थी कि भाई 10 साल की सीआर होती थी, 30 बार इवैल्यूएशन, फाइनल इवैल्यूएशन माना जाता था कि वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग है, क्या है, और सी की विजिलेंस क्लियरेंस होता था। मामूली सा काम था, महीने 1.5 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाती थी और डीपीसी को दिया था कि साहब ये साहब 30 अफसर हैं या 100 अफसर हैं, इसमें ये 30 लोग सूटेबल हैं, इनको अब पैनल कर दिया जाए, तो कर देते थे। अब जो ये महान प्रक्रिया बनाई गई है, इसमें तो डीपीसी के पास कोई तरीका ही नहीं है चेक करने का एक्सपर्ट पैनल ने काम सही किया कि नहीं किया। तो एक्सपर्ट पैनल कुछ भी कर सकता है, या उनको जो बोला जाए वो करेंगे, या कुछ घपलेबाजी भी कर सकते हैं, कोई नहीं जानता। तो आपने सागर मंथन का नाम लिया, सागर मंथन तो एक प्रक्रिया है, सागर बना दिया गया है। सागर, पहले सागर बनाया गया, हाँ, फिर कहा गया मंथन करिए। मंथन करिए, हाँ। तो इसमें कोई टाइम लाइन होती है कि? टाइम लाइन 3-4 महीने की होती है, 3-4 महीने, उससे ज़्यादा तो पैनल की प्रक्रिया होती नहीं है। 3-4 महीने में कोई कैसे 10,000 सीआर इवेल्यूट करेगा, इस नॉर्मलाइज करेगा कि सख्त है कि ढीला है, कि इस अफसर को सीआर खराब मिली, हम इसको ठीक मानते हैं, या इसको बहुत बहुत लीन मिली है, इस अफसर ठीक नहीं, फिर भी ये प्रक्रिया कहीं नहीं होती किसी दूसरे कार्डर में। तो इसमें क्या, जैसे ये हो गया, इनपुट आ गया, उसके बाद क्या मिला भी जाता है, इंटरव्यू भी होता है इसमें? ये इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। और इसमें पॉइंट कैसे दिए जाते हैं, नंबरिंग है? अब ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसमें लिखा है इस कानून में कि ये आरटीआई में भी नहीं बताया जाएगा, मतलब इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी किसी तरीके से। तो सीक्रेट माना, मतलब आरटीआई का नाम नहीं लिया गया, लिखा कि इट इज कॉन्फिडेंशियल, इट विल नॉट बी रिलीज्ड, यानी ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत इट विल नॉट बी रिवील्ड टू एनीबॉडी। आपने कहा कि अभी आपने एक सवाल पूछा, देखिए होता क्या है कि जैसे आपने 122 लोगों को छांट दिया और 6 लोगों को जीएम बना दिया, लेकिन जीएम की रिक्वायरमेंट पैनल के 20 की थी, तो 6 पैनल तो ख़त्म हो गया। तो फिर आपने कहा कि नहीं, अच्छा कुछ लोगों से अपील करवा देते हैं, तो अपील कराए लोगों ने, जो 122 छठे तो अपील किया उन लोगों ने, उसमें से फिर 8 लोगों को ले लिया। अच्छा, फिर भी वैकेंसी बच गई, फिर दोबारा अपील करवा दिया। तो ये जो आप मनमानापन, आर्बिट्रेरीनेस है कि भाई जब आप उसको छांट चुके हैं तो काहे की अपील, और दोबारा भी अपील, पहली बार तो छांट दिया, फिर अपील, पहले अपील में छांट दिया, फिर दूसरी अपील में फिर क्यों ले लिया। तो ये जो मनमानापन है, ये लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है, अधिकारियों को, कि हम कुछ करेंगे तो हमारा फ़ायदा हो सकता है। कुछ करेंगे का क्या मतलब है? ये बड़ी आप जो बात कह रहे हैं, बड़ा संजीदा बात, और वाकई बड़ी अलग सी बात कर रहे हैं कि कुछ करेंगे, तो कुछ करेंगे में क्या है, क्या करेंगे? ये तो मेरे ज़बान सिली हुई है इसमें, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, पैरवी लगाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया ही गलत है कि जिसमें कि आपने इतने लोगों को छांट दिया और फिर छठे में से फिर छांट लोगों को ले लिया, और फिर उन छठे में से फिर एक और लोगों को ले लिया, फिर दोबारा आप बुला रहे हैं उनको। तो ये पहली बार तो ये प्रक्रिया हुई थी, मुझे अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि मैं उसमें उसका भागी हूँ। लेकिन बाद में भी हुई होगी, क्योंकि पैनल तो कई बार सप्लीमेंट्री पैनल के नाम पर ऐसा बनाया गया है। तो सर, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इससे क्या लगता है कि रेलवे किस डायरेक्शन में जाएगा? देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं उसके पहले था कि जीएम बनने के लिए आपको डीआरएम बनना ज़रूरी होता था। जीएम के लिए डीआरएम जरूरी था। तो डीआरएम जो काम करता है रेलवे ऑपरेशंस का, सेफ्टी का, पर्सनल मैनेजमेंट का, वो ज़रूरी है जीएम बनने के लिए, वो स्किल ज़रूरी है। तो वो हटा दिया गया, पहले भी हटा दिया गया था, अभी भी हटा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एडिशनल मेंबर बनने के लिए वो नियम लागू है। एडिशनल मेंबर जो कि बोर्ड में बैठ कर क्लरिकल काम करेंगे, लार्जली क्लरिकल काम को ख़राब ना माना जाए, मतलब दफ्तर का काम करेंगे, उनके लिए डीआरएम बनाना आवश्यक, डीआरएम रहना आवश्यक माना गया है। मतलब ये जो जीएम के लिए डीआरएम होना एक तरीके से मैंडेटरी था, वो हटा दिया गया, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हाँ। एकदम हटा दिया गया। और जैसे और भी पोस्ट हैं, जैसे एजीएम हो गया। नहीं, एजीएम तो जीएम से नीचे होता है। जीएम से नीचे, तो मतलब डीआरएम होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप जीएम बन सकते हैं। बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एडिशनल मेंबर की पोस्ट हैं जो डिपार्टमेंटल पोस्ट, एडिशनल मेंबर मैकेनिकल, एडिशनल मेंबर सिविल, एडिशनल मेंबर सिग्नल,
उनके लिए डीआरएम बनना ज़रूरी है। ये अच्छा। बड़े आश्चर्य की बात है अच्छा। कि जिन अफसरों को फील्ड में काम, जीएम तो फील्ड वर्क है ना, वो तो ट्रेन ऑपरेशन देखना है, सेफ्टी देखनी है, पब्लिक रिलेशन देखना है, उनके लिए डीआरएम बनना ज़रूरी होना चाहिए था, जो कि हटा दिया गया। और जिनको ये सब कुछ नहीं करना, न ट्रेन ऑपरेशन देखना है, न पब्लिक रिलेशन देखना है, न सेफ्टी देखनी है, एडिशनल मेंबर बोर्ड में बैठ के दफ्तर में काम करना है, उनके लिए डीआरएम बनना आवश्यक है। ये तो बड़ी विसंगति है। तो सर मोटा मोटा अगर चलें तो जीएम बनने के लिए अब कौन कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं? भाई डीआरएम आप हैं तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे अफसर डीआरएम बनने के लिए, जीएम बनने के लिए आप अगर पीएचओडी हैं, प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेवल 15 में है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी का ग्रेड माना जाता है, वो सैकड़ों लोग होते हैं। प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, और तरह तरह के जैसे बोर्ड के होते हैं, प्रिंसिपल ईडी, बहुत सारे पोस्ट हैं, आरडीओ में कुछ पोस्ट हैं, तो सैकड़ों लोग इसके लिए एलिजिबल मतलब हैं। इसका मतलब हुआ जीएम के लिए एक जो पैनल या जो लोग एप्लीकेशन जाएंगे वो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, 100 से ऊपर ही होगा हर 100 बार, से ऊपर होगा हर बार। मैं तो 100 मान के आपको सागर दिखा रहा हूँ, सोचता मैंने 125 होगा तो और बड़ा सागर हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा। तो शुभ्रांशु जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और यहाँ पर हमारे दर्शक समझें कि आईआरएमएस की शुरुआत की गई, आईआरएमएस को कई उसमें बदलाव किए गए, और अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें जैसे जीएम बनने के लिए पहले क्या होता था, डीआरएम बनना जरूरी होता था, लेकिन अब वो आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और भी बदलाव हैं, तो इनसे अब रेलवे पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।